इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी स्टार्ट फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना। कब वर्क करता है ये? सी वेन एवर अ बॉडी ट्राइज टू स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, स्लाइड और ट्राइज टू स्लाइड, टेंस टू स्लाइड, दैट मीन्स या तो फिसलती है या इसके ऊपर फिसलने का एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं। पर जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा है तो हम उसको फिसलाने का प्रयास तो कर रहे हैं, उसने फिसलना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमारे फोर्स लगाने के बाद भी वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रयास करते ही फ्रिक्शन फोर्स वर्क करने लगता है। तो क्या बोलेंगे हम? व्हेन अ बॉडी tries to slide over the surface of other body or tends to slide over the surface of other body, then a force acting between them which tries to oppose the relative motion of these two bodies. दोनों बॉडी की रिलेटिव मोशन को क्या करता है ये फोर्स? अपोज करता है। इस अपोजिंग फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। देखो अब फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बारे में दो व्यूज़ चलते हैं। एक जो पुराने वैज्ञानिक मानते थे, ओल्ड व्यू बोलते हैं हम इसको, ओल्ड व्यू ये बोलता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी सरफेस नहीं है जो पूरी तरीके से एकदम चिकनी हो, है ना। इवन हम बहुत ज़्यादा घिस के उसको चिकना भी कर देंगे तो जैसे एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है ना। तो इस सरफेस पर जो इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनको तो हम घिस के लेवल में नहीं ला सकते, राइट। मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पर आएंगे ही ना। जैसे अपन बात करें किसी ग्लास की, कांच की, तो उसकी सरफेस देखने में बिल्कुल चिकनी होती है, लेकिन कभी आप एक कांच के ऊपर दूसरे कांच को फिसलाना तो भी मुश्किल से फिसलता है वो। अब कांच से चिकनी सरफेस और कहाँ से लाओगे? क्लियर। तो ये ओल्ड व्यू वैज्ञानिकों का क्या बोलता है कि दुनिया में ऐसी कोई सरफेस है ही नहीं जो परफेक्टली स्मूथ होती हो, है ना। हर सरफेस पर एटलीस्ट मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर तो मिलता ही है। मॉलिक्यूल तो आप इसके ऊटपटांग ऑर्डर में जमे ही होंगे, डिसऑर्डर में। अब मॉलिक्यूल दिखाई तक तो देते नहीं, तो उनको चिकना कौन करेगा? अब क्या करते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट की सरफेस को दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं। इनके फंसने के कारण अब ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने लगते हैं। देखिए दो चीज़ें अगर इंटरलॉक हो जाएंगी, है ना, तो अब ये फिसलने में ताकत लगने लगेगी, नहीं फिसलेगा, लॉक है, मुश्किल जाएगी फिसलाने में। हाँ, तो वैज्ञानिकों का पुराना व्यू ये बोलता है कि पूरे यूनिवर्स में या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होती हो। हर सरफेस पर एटलीस्ट मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर तो मिलता ही है। और व्हेन टू सरफेसेस आर मेड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दीज मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक ईच अदर लाइक दिस। इसके मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं, इसके भी मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं। जैसे ही कांटेक्ट आई ये सतह, ये सरफेस को जैसे ही मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के और इस सरफेस के इस तरीके से फंस जाएंगे। इनके इंटरलॉकिंग के कारण ही जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पर फिसलाते हैं तो ये रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज करता है। क्लियर। तो सबसे पहले फ्रिक्शन के प्रोडक्शन का या फ्रिक्शन के मौजूद होने का कारण ये माना गया, है ना। फिर इसके बाद कुछ, है ना, मॉडर्न व्यू भी है इसका। आधुनिक रूप में क्या मानते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक बोलते हैं कि ऐसा ठीक है, ये भी एक कारण तो है, लेकिन वो बोलते हैं कि इससे भी ज़्यादा क्या होता है कि किसी भी सरफेस पर
है ना, दो सरफेसेस की मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स और एक सरफेस के मॉलिक्यूल्स, है ना, सरफेस बिल्कुल फ्लैट भी है तो भी ये मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स से बंध जाते हैं, है ना। जैसे कि दो मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं तो मैग्नेट वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग हो गया, वो हमको ऐसे समझ में भी आता है कि हाँ भाई चिपक गए, अब इनको दूर करने में हमारी ताकत लगती है दोनों हाथों से, है ना। वैसा ही अट्रैक्शन फोर्स दो सरफेस की मॉलिक्यूल्स में लगता है, हाँ, जिससे ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की रिलेटिव मोशन का क्या करने लगते हैं, अपोज करने लगते हैं। दो चीज़ें चिपक जाएंगी तो एक दूसरे पर फिसलने में दिक्कत करेंगी ना। दो पीसेस को मान लीजिए किसी भी फोर्स से आपने हल्का फुल्का गम लगा के चिपका दिया, तो अब उसको स्लाइड करोगे तो स्लाइड होगी, हाँ। तो वैसा ही इनमें अट्रैक्शन फोर्स लग गया है, किसके, एक ऑब्जेक्ट की सरफेस के मॉलिक्यूल्स में और दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के जो कॉन्टैक्ट वाली सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स लगने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, जिसके कारण ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने लगता है, ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ये बोलता है मॉडर्न व्यू भाई, क्लियर। तो ओल्ड व्यू क्या था, ओल्ड व्यू क्या बोलता है कि इस संसार में, है ना, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होती हो, है ना। हर सरफेस पर एटलीस्ट मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर तो मिलता ही है, और जब हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स में इंटरलॉकिंग हो जाती है। इस इंटरलॉकिंग के कारण ये रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, जिससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हाँ। और मॉडर्न वैज्ञानिकों का व्यू क्या है कि जब दो सरफेस को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो उन सरफेस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इंटरलॉकिंग नहीं मानते वो, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। जैसे कि दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है। ऐसा कौन मानते हैं, मॉडर्न। तो मॉडर्न व्यू ये बोलता है, ओल्ड व्यू ये बोलता है। तो दोनों कॉज सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, ध्यान रखना, हाँ। ये कारण भी फ्रिक्शन का सही है, ये कारण भी फ्रिक्शन का सही है। बाद में फ्रिक्शन की को कैटेगरी जब दी गई ना, तो इसी के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक इंटरनल फ्रिक्शन, और दूसरे को नाम दे दिया गया एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, इंटरनल और, है ना। जो इंटरनल फ्रिक्शन है ये मॉडर्न व्यू को के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का वर्क करता है, जिसके कारण वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने लगती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लिक्विड की दो सरफेस देख लीजिए आप, ये वाटर की दो तीन लेयर मैंने बनाई है ना, बहता हुआ पानी है ये। तो होता क्या है कि इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, इसलिए तो पानी इकट्ठा होता है ना। तो ऐसे ही इस सरफेस के मॉलिक्यूल, ये सब किससे, अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। और जब अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो ये अपने एक दूसरे की रिलेटिव मोशन समझते हो ना, कि एक की रफ्तार 15 है तो दूसरे की 16 हो गई, 15, 16। तो अब ये इस तरीके से आगे पीछे होंगे। एक सी रफ्तार से चलोगे तो कोई मोशन रिलेटिव नहीं रहेगी, रिलेटिव मोशन जीरो होगी। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब हम ट्राई करते हैं क्या, किसी चीज़ को ओवरटेक करने की, मतलब उससे तेज़ चलाने की, वो कहलाती है रिलेटिव मोशन, है ना। फॉर एग्जांपल ट्रक वाला 40 की रफ्तार से जा रहा है, अब आप मोटरसाइकिल से ना 60 किलोमीटर की रफ्तार से बना के उसके आगे निकल के और ऐसे हो जाते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव मोशन, आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक।
क्लियर। तो इसी तरीके से सरफेस भी बहता है, कोई भी लिक्विड बहता है तो इनके है ना एटम में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क लगता है करता है, जिसके कारण ये एक दूसरे की रिलेटिव मोशन को क्या कर देती हैं, अपोज करती हैं। तो ये देखो इंटरनल हो रहा है ना, अंदर के मॉलिक्यूल्स में ये फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको इंटरनल फ्रिक्शन बोल देते हैं, है ना। यही बाद में विस्कोसिटी के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विडों में इसको किस नाम से पुकारते हैं, विस्कोसिटी, विस्कोस फोर्स बोलने लगते हैं इसको, इंटरनल फ्रिक्शन को। क्लियर। दूसरा होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन का व्यू ये है ओल्ड व्यू के हिसाब से कि जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों सरफेसेस के, डिफरेंट सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, जो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स वर्क करता है उसको नाम दे दिया गया क्या, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। क्लियर। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन के भी टाइप्स होते हैं भाई, है ना। पहला तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि इस सरफेस के ऊपर ये दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस टेंड्स टू स्लाइड है, स्लाइड हो नहीं रही है, हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया है लेकिन इसने फिसलना स्टार्ट नहीं किया है। इस समय दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, कब, जबकि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड होना स्टार्ट नहीं किया है, उस समय, है ना, उस समय दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद एक लिमिट आती है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये समझ लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बाउंड्री है ये। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरी हथेली पर ये पेन है, स्लाइड करने के लिए कोशिश पर है ये, मैं इसको झुकाते जा रहा हूँ। अब ये कंडीशन लास्ट है, इससे ज़्यादा अगर मैंने हाथ टर्न किया तो ये पेन फिसलना शुरू कर देगा। अभी लेकिन स्टैटिक कंडीशन में ही है, लास्ट बिल्कुल, थोड़ा सा और झुकाया मैंने और ये फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो जो बाउंड्री होती है स्टैटिक फ्रिक्शन का, कैसा, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स इट इज अ पीक वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक। अब इसके बाद जब कोई ऑब्जेक्ट के, है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर फिसलना स्टार्ट ही कर देगा, फ्रिक्शन तो तब भी वर्क करेगा, जब ये फिसलने लगेगा तब भी फ्रिक्शन तो वर्क कर रहा है, तभी तो कोई चीज़ फिसलने के बाद भी रुक जाती है ना, तो वो कहलाएगा फिर क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर। तो ये है फ्रिक्शन के बारे में डिटेल। फ्रिक्शन किस वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ओल्ड व्यू, न्यू व्यू। ठीक है। और फ्रिक्शन के टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फ्रिक्शन के भी फिर 3 टाइप्स होते हैं। क्लियर है। नाउ सी लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नियम क्या हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखो आप कि जैसे मान लीजिए ये एक स्टैंड है ना, जिस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है या स्लाइड हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे आपने इस पर फोर्स लगाया कैपिटल F, इसको घसीटने के लिए, खिसकाने के लिए या स्लाइड करने के लिए, तो हमको पता है कि जिस तरफ हम इसको खींचेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। अभी इसने फिसलना स्टार्ट नहीं किया है तो वर्क करने वाले फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में अभी हमने देखा है स्टैटिक, अभी फिसलना स्टार्ट नहीं किया है इसने। स्टैटिक फ्रिक्शन को F और S लगा देते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक। तो यहाँ आप इसको स्लाइड करने के लिए फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा इस तरह। फिर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है W mg, ये हमेशा
टूवर्ड्स द अर्थ वर्क करता है। किसी भी आदमी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा कहाँ काम करता है? टूवर्ड्स द अर्थ, है ना। यही कारण है कि जब हम अपने आप को वेइंग करते हैं तो तराजू नीचे रखते हैं, उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं। कभी आप तराजू सिर पे ना रखे होगे, है ना, क्यों? आपका वेट तो टूवर्ड्स द अर्थ वर्क कर रहा है ना। इधर तराजू रख के क्या करोगे आप? वेट नहीं बताएगा, जीरो बताएगा वो सिर पे रखने से। ये ठीक। अब वेट के इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं और आर से शो करते हैं। ये रिएक्शन फोर्स जिस स्टैंड पर आप या जिस सरफेस पर आप इसको स्लाइड कर रहे हो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है किसके? वेट के। जैसे आप टेबल पर बैठे हुए हो, है ना, टेबल के पाए जो होते हैं वो तो किनारे पर होते हैं, आप बीच में बैठ जाते हो। तो है क्या कि उस टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, इसने आपके वेट को क्या कर लिया है? मैनेज कर लिया है, दैट मीन्स बैलेंस्ड कर लिया है, जिसकी वजह से आप इसमें बैठ पाए हो, है ना। एक बहुत पतली टेबल में 100-150 किलो का कोई आदमी बैठ जाता है जब, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये उसके वेट को फिर सहन नहीं कर पाएगा, तो टेबल बीच से टूट जाती है। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन का पहला लॉ बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन के। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, पहला लॉ हो गया ये। दूसरा लॉ बोलता है आपसे कि जो फ्रिक्शन का अमाउंट है, फ्रिक्शन फोर्स का जो अमाउंट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप पर या उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कांटेक्ट में आने वाली सरफेस का नेचर कैसा है उस बात पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन का अमाउंट। अगर सरफेस रफ है, खुरदुरी हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और अगर सरफेसेस कैसी हैं? स्मूथ है, शेप कोई भी हो, उनका शेप कोई भी हो, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, और रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इंस्टेड ऑफ देयर एरिया और देयर शेप। क्लियर? दिस इज सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ लिखने में है। पहला लॉ जल्दी से, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, राइट। दूसरा लॉ कि फ्रिक्शन का अमाउंट जो होता है, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस। क्लियर? और थर्ड और आखिरी लॉ बोलता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा, स्टैटिक फोर्स का वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? यही कारण है कि भारी चीज़ों को सरफेस पर धकेलने में या खिसकाने में हमको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, हल्की चीज़ों को सरफेस पर हम आसानी से धकेल लेते हैं। ये है थर्ड लॉ। क्लियर? अब प्रोपोर्शनल साइन हटा के जब आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कांस्टेंट इज म्यू एस विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। म्यू एस क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो म्यू एस इज इक्वल टू मिलेगा आपको कितना? एफ एस अपॉन आर। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो तीनों लॉ समझ में आ गए फ्रिक्शन के। ठीक।